हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद शुभम। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डुअल गवर्नमेंट और सिस्टम के बारे में हम लोग देख चुके थे। जो ब्रिटिशर्स जो थे बंगाल में डुअल गवर्नेंस को लागू करके ब्रिटिशर्स को इस तरीके से वो लोग लूट लिए थे कि जो बंगाल की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, फाइनेंशियल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वो धीरे धीरे डिटेरिएट हो गई थी, एकदम ध्वस्त हो गई थी। तो उसके बाद फिर कंपनी का पूरा जो डुअल सिस्टम जो है, इसके पूरा हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग बंगाल के बाद अब हम लोग मैसूर एक स्टेट था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो किस तरीके से मैसूर को अपने उसमें एम्पायर में, ब्रिटिश एम्पायर में मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मैप का एक ओवरव्यू लेते हैं। तो मैप में ये जो है, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये मैसूर का एरिया है, ये मैसूर है। और ये वाला तो कर्नाटक हम लोग देख चुके हैं, इंडो कर्नाटक वार जो हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। और इसके बाद ये है हैदराबाद, यहीं का जो निज़ाम था हैदराबाद, इसका ये हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता था, ठीक है। तो आज हम लोग मैसूर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैसूर की एक छोटा सा ओवरव्यू, एंशिएंट हिस्ट्री का ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैसूर एंशिएंट हिस्ट्री में कैसा था। तो सबसे पहले जो मैसूर का जो राजा हुआ करता था, उसके पास जो टाइटल होता था, जैसे हैदराबाद का जो किंग होता था, रूलर होता था, उसका जो टाइटल होता था, निज़ाम होता था, इसी तरीके से मैसूर में पहले के समय में, एंशिएंट टाइम में, जो मैसूर का रूलर होता था, उसका जो राजा था, मतलब उसका टाइटल जो था वो सतकर्णी हुआ करता था। जैसे कि सातवाहन किंग का एक राजा था गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, इसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी ही एंशिएंट हिस्ट्री का भी लेक्चर लाऊंगा। तो इसमें हम लोग सतकर्णी इनके टाइटल होता था, ठीक है। अब इस सतकर्णी के बाद जो एक गंग डायनेस्टी मैसूर में राज करती, फिर पल्लव डायनेस्टी आती है, फिर उसके बाद एक कदम्ब डायनेस्टी करके एक रूलर्स आते हैं, ये लोग मैसूर में रूल करते हैं। इसके बाद इक्ष्वाकु डायनेस्टी एक होती है, वो एक कंट्रोल में आती है, जिसमें एक दुर्निवित एक राजा था, वो बहुत ही अच्छा मतलब रूलर था, इक्ष्वाकु डायनेस्टी का एक रूलर था। और इसके बाद चालुक्य डायनेस्टी आती है, फिर राजपूत डायनेस्टी आती है, फिर और भी कई डायनेस्टियाँ आती हैं जो मैसूर पे राज करती हैं। इसके बाद चोल डायनेस्टी जो है वो भी कुछ पार्ट में भारत में राज, चोल डायनेस्टी के बारे में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे। तो चोल डायनेस्टी भी कुछ पार्ट्स में भारत में रूल करती है। इसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री देखते हैं कि मैसूर की मेडिवल हिस्ट्री कैसी थी। तो मेडिवल हिस्ट्री में एक विजयनगर एम्पायर था भारत मैसूर में। तो विजयनगर एम्पायर था मैसूर में जो रूल कर रहा था, तो मैसूर में। इसके बाद 1612 में क्या होता है, वाडियार डायनेस्टी एक होती है, वो स्टैब्लिश कर जाती है। इसके बाद 1704 में इसका जो रूलर होता है वो चिक्का देवराज बनता है। चिक्का देवराज जो वाडिया डायनेस्टी का रूलर बन जाता है 1704 में। और ये औरंगजेब का जो है संरक्षण को एक्सेप्ट, औरंगजेब का वो संरक्षण भी एक्सेप्ट कर लेता है। औरंगजेब जो था वो मुगल एम्पायर जो कि दिल्ली में जिसका कैपिटल था, वहाँ पे वो वहाँ से पूरे भारत को वो कंट्रोल कर रहा था। तो मैसूर में जो ये चिक्का देवराज रहते हैं, ये औरंगजेब का जो संरक्षण है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद 18वीं सेंचुरी में चिक्का देवराज तो राजा थे, लेकिन जो असली मेन पावर थी वो नंजराज और देवराज, ये दो लोगों के बीच में जो थी मेन पावर, नंजराज और देवराज होल्ड कर रहे थे। लेकिन जो नॉमिनेटिव पावर्स थी, नाम मात्र की जो पावर थी, उसको डिज्यूरे हेड भी कहते हैं। डिज्यूरे हेड जो था इस समय मैसूर का जो डिज्यूरे हेड था वो चिक्का देवराज था, और जो डिफेक्टो हेड था वो नंजराज और देवराज थे। और उस समय इसी समय में जब नंजराज और देवराज रूल करते हैं अच्छे तरीके से कि चिक्का देवराज के नाम पे, उसी समय हैदर अली जो है वो आर्मी में जो है एक सिपाही की तरह जो है एक वो अपने दाखिल हो जाता है, और इसके बाद वो धीरे धीरे फिर वो लीडर बन जाता है पूरे वहाँ का। अब मॉडर्न एज देखते हैं मैसूर का। तो मॉडर्न एज में क्या होता है, हैदर अली जो है 1761 में मॉडर्न मैसूर को स्टैब्लिश कर देता है। इसके बाद अब थोड़ा इसका ब्रीफ रिव्यू देख लेते हैं कि जो हैदर अली था वो 1722 में इसका जन्म हुआ था,
कहाँ पे, मैसूर कोलार, जो कोलार माइंस है ना वहीं के आसपास एक एरिया कोलार, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था फतेह मोहम्मद। और ये जो नंजराज की आर्मी में, नंदराज जो थे इनकी आर्मी में एक सिपाही की तरह ये वो दाखिल हो जाता है। इसके बाद ये डिंडुगुला फोर्ट था एक, वहाँ पे फौजदार बन जाता है। और ये डिंडुगुला फोर्ट में ये मॉडर्न आर्सेनल की भी स्थापना करता है। और ये फ्रेंच जो थे, फ्रेंच की मदद से ये मॉडर्न आर्सेनल जो है डिंडुगुला में स्थापित कर देता है। और इसी के बाद वो नंजराज को मार देता है और इसके बाद खुद मैसूर का राजा बन जाता है। तब हैदर अली के बारे में देख लेते हैं, उसका वो किस तरीके से काम करता था। तो सबसे पहले वो रिलीजियसली टॉलरेंट था, वो सहिष्णु था। जो धर्म थे, संप्रदाय थे, उनके प्रति वो टॉलरेंट था, सहिष्णु था। मतलब कि वो सभी धर्मों को एक तरीके से देखता था। वो अगर मान लीजिए किसी, अगर हिंदू से, चूँकि ये मुस्लिम था, तो अगर किसी हिंदू से भी गलती होती थी तो वो मुस्लिम के बराबर ही हिंदू को भी दंड मिलता था, और मुस्लिमों को बराबर, एक समान सबका था। वो किसी के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था वहाँ पे, सबके साथ वो टॉलरेंट सहिष्णु भाव का था। ठीक है। और ये जो कुछ ट्रिब्यूट, कुछ गिफ्ट, और देखिए अब रिलीजियसली टॉलरेंट इसके प्रूफ भी कई जगह मिलते हैं कि जैसे एक चामुंडेश्वरी मंदिर है, वहाँ पे उसने कुछ पैसे भी दान किए थे। अब पैसे दान करने का मतलब कि वो रिलीजियसली टॉलरेंट था ही, क्योंकि वो मंदिर को बनने में मदद भी किया था, तो फिर चामुंडेश्वरी मंदिर में तो। और शिव पार्वती और विष्णु के वो सिक्के चलवा दिया था, जो शिव पार्वती और सिक्के जो थे शिव पार्वती और विष्णु के, वो सिक्के भी चलवा दिया था। तो इससे ये पता चलता है कि वो रिलीजियसली टॉलरेंट था। और इसने जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है वहाँ, उसमें जो है इसने ब्रिटिशर्स को भी हरा देते हैं। अब ये सबसे अच्छा इंस्टेंस है जब पहला रूलर है ये जो दक्कन में ब्रिटिशर्स को हराता है, क्योंकि आज तक कोई भी दक्कन में जो है वो ब्रिटिशर्स को नहीं हराया था। दक्कन मतलब साउथ का एरिया, वहाँ पे कोई ब्रिटिशर्स को नहीं हराया था। इसके बाद ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में वो लड़ते लड़ते मर जाता है। अब इसी के बाद, इसके मरने के बाद टीपू सुल्तान जो है इनका लड़का, वो राजा बन जाता है। ठीक है। अब ये चूँकि एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक था, और ये इनोवेटर भी था। इसने नए नए कैलेंडर, कॉइनेज और वेटेज मेजरमेंट सिस्टम भी चलाए थे, तो इसलिए इसको इनोवेटर भी कहा जाता है। और ये थोड़ा, इसके पास एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड इसके पास वो थे, लाइब्रेरी की में बुक्स थी। और ये जो फ्रांस से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जो टीपू सुल्तान था ये फ्रांस से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था फ्रांस में, वहाँ पे जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी आज़ादी और समता, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा जो है, इससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और इसने ट्री ऑफ लिबर्टी जो है ये श्रीरंगपट्टम में भी इसको लगाया था। ठीक है। और ये बड़ा ही ऑस्टर लाइफ, एस्केटिक, एकदम साधु वाले, एकदम सादा जीवन जीता था। ये कोई बहुत ही आलिशान राजा महाराजाओं वाला जीवन नहीं जीता था, जो कि एकदम अपोजिट था नॉर्थ के रूलर्स थे, क्योंकि नॉर्थ के जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा राजा महाराजाओं दिखावती और हॉटी जीवन, गॉडी या हॉटी जीवन जीते थे। ठीक है। लेकिन जो ये था ऑस्टर लाइफ, एकदम एस्केटिक लाइफ, एकदम साधुओं जैसा जीवन जीता था। मतलब साधुओं जैसा नहीं कहना सही रहेगा, मतलब ये एकदम नॉर्मल जीवन जीता था। ठीक है। और इसके बाद शारदा देवी जो है, शारदा देवी की एक मूर्ति है, वो श्रीरंगेरी टेम्पल में ये इसको स्थापित कर देता है। अब इससे भी पता चलता है कि ये एक रिलीजियसली टॉलरेंट आदमी था। और इसके जो किला था उसी में एक गांधेश्वर टेम्पल जो था वो था, और जब उसके किले में था तब भी वो गांधेश्वर टेम्पल को हटाया नहीं था, बल्कि वो उसको वहाँ पे लगे रहने दिया था। तो इससे ही पता चलता है कि वो रिलीजियसली टॉलरेंट था। अब इसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में वो लड़ते लड़ते मर जाता है। अब ये एंग्लो मैसूर वॉर क्या है? तो एंग्लो मैसूर वॉर जो एंग्लो मतलब ब्रिटेन से ब्रिटिश, तो एंग्लो ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में 4 वॉर हुए थे। ये वॉर को एंग्लो मैसूर वॉर को कहा जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग अब जरा एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग 5 टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर के कुछ रीजंस थे, क्यों एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीजन डिस्कस करेंगे, इसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो सबसे पहले हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर के होने के कुछ कारणों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फॉरमोस्ट जो कारण था वो था कि जो मैसूर था वो फ्रांस के साथ उसका बहुत ही ज़्यादा एक कॉर्डियल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन बनता जा रहा था। इस फ्रेंडली रिलेशंस की वजह से ब्रिटिशर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अभी इंडो कार्नाटिक वार हो गया था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। वो उसके लिए वार ऑफ सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया के बीच में, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चरों में। इंडो कार्नाटिक वार, इसको चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इंडो कार्नाटिक वार हो गया था, तो इसकी वजह से जो फ्रांस ब्रिटेन था वो फ्रांस से थोड़ा उसमें अभी भी उसके इन लोगों के बीच में राइवलरी एक बनी हुई थी। तो जब मैसूर का फ्रांस के साथ अच्छा संबंध होता है तो जब ब्रिटिशर्स देखते हैं तो इनको फिर ये नहीं सही लगता है। तो ये भी एक वॉर का एक कारण होता है। अब दूसरा कारण क्या था, ब्रिटिशर्स को हार्मफुल भी समझते हैं। अब दूसरा कारण क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो मालाबार कोस्ट पे कब्जा कर लेता। मालाबार कोस्ट क्या है, तो साउथ कह रही है, ये मालाबार कोस्ट है, इधर का कोरोमंडल कोस्ट है, ये मालाबार कोस्ट है, और ये तो श्रीलंका है, ये पाक ऑफ स्ट्रेट है, तो ये मालाबार कोस्ट है। तो मालाबार कोस्ट में ब्रिटिशर्स जो है एक्विजिशन कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ताकि वो वहाँ से ट्रेड कर सकें, ठीक है। और यही जो मेन कारण, यही जो इनका ब्रिटिशर्स का मालाबार कोस्ट पे कब्जा करना ही एक वॉर का मेन कारण बन जाता है, क्योंकि जो टीपू सुल्तान था वो मालाबार कोस्ट को अपने एरिया, वो अपने कंट्रोल में समझता था। वो सोचता था कि ये इसके उसमें टेरिटरी में जो मैसूर टेरिटरी में मालाबार कोस्ट आता है, तो फिर ब्रिटिशर्स उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिशर जब इस पर कब्जा कर लेते हैं तो टीपू सुल्तान सोचता है कि फिर ये इनकी ऑटोनॉमी में फिर ये लोग जो हैं वो कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो इसकी वजह से टीपू सुल्तान को फिर इस पर फिर ये भी एक वॉर का एक मेन कारण बनता है। और जो हैदर अली और टीपू सुल्तान है, ये अपनी जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज करते जाते हैं, धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन नॉर्थ में ऐसा जो राजा होते हैं, रजवाड़े होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। लेकिन जो मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान है, ये फ्रेंच आर्मी, यूरोपियन जो आर्मी थी, इसके तरीके से इसको रिजेंबल करते हुए ये अपनी आर्मी को एक मॉडर्नाइज तरीके से इस्टेब्लिश कर देते हैं। इसी की वजह से ब्रिटिशर्स जो थे ये इनको डिसलाइक करते थे कि ये लोग क्यों अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो ब्रिटिश जो टीपू सुल्तान और हैदर अली की मॉडर्न थिंकिंग थी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉडर्न थिंकिंग जो थी टीपू सुल्तान और हैदर अली की, ये ब्रिटिशर्स अपने लिए हार्मफुल समझते थे। तो सबसे पहले अब हम लोग, ये रीज़न हो गया। अब इसके बाद हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में देख लेते हैं, ये क्या था। सबसे पहले 1767 से 1769 यानी 2 साल 3 साल तक ये वॉर चला था। अब ये वॉर हुआ किसके किसके बीच में था, ये हैदर अली और वेलसेट के बीच में हुआ था। अब ये अंत जो है इसका ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, इसके बाद इसका अंत हो जाता है। अब इसका कुछ इवेंट्स थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के में हुए थे। तो इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इवेंट जो हुए थे। और हाँ, जो टीपू वो था, क्या नाम है, टीपू सुल्तान, वो जैकोबिन क्लब का, जो फ्रांस में जैकोबिन क्लब है उसका वो मेंबर बन गया था। और टीपू सुल्तान अपने आप को सिविल टीपू भी कहता था। तो ये भी एक मेन कारण बनता है वॉर का। तो सबसे पहले हम लोग इवेंट्स देख लेते हैं। तो हैदर अली की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो अपनी आर्मी को जो है मॉडर्नाइज करते जा रहा था। तो जो टीपू सुल्तान हैदर अली था वो बड़ा ही फार साइटेड था, दूरदर्शी था।
तो वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों पे कब्जा करना चाहता था जो कि उसके मैसूर के लिए बेनिफिशियल हो। लेकिन ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे कि वो ऐसे क्षेत्रों को पे एक्वायर करें जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो इसी की वजह से फिर वो आमने सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो भी मैसूर भी कब्जा करना चाहता है और ब्रिटिशर भी कब्जा करना चाहते हैं इस एरियाज को। तो इसकी वजह से इनके बीच में ये आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में वॉर हो जाता है। तो ब्रिटिश जो थे वो मराठा के साथ हो जाते हैं और निज़ाम के साथ हो जाते हैं, और इसी ब्रिटिश मराठा और निज़ाम के साथ होकर हैदर अली पे हमला कर देते हैं। लेकिन हैदर अली ने अपनी यहाँ पे डिप्लोमेसी दिखाकर निज़ाम और मराठा को अपनी तरफ कर लेते हैं, और इसी के बाद हैदर अली जो है ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं, और 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास ये लोग साइन कर देते हैं। अब हैदर अली डिफीट मद्रास मतलब डेक्कन में पहली बार ऐसा कोई इंस्टेंस है जब कोई डेक्कन का रूलर जो है ब्रिटिशर्स को हराया। तब इसके बाद अब सेकेंड में एंग्लो मैसूर वॉर देख लेते हैं, जो 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। ये हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये दोनों सन और फादर जो थे, ये दोनों मिलकर वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स इनके खिलाफ लड़े थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, इनके बारे में देख लेते हैं, ये वॉर का होने का कुछ इवेंट्स। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स जो हैं, ये माहे पोर्ट था, इसको एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन जो माहे पोर्ट था वो हैदर अली सोचता था कि ये मैसूर का पार्ट है, तो फिर इसको कोई एक्वायर नहीं कर सकता। लेकिन जब ब्रिटिशर्स एक्वायर कर लेते हैं तो इसकी वजह से ये वॉर हो जाता है इन लोगों के बीच में। और जब ये वॉर होता है तो इसके बाद ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782 में इन लोगों के बीच में साइन होती है, और इसी के बाद मराठा जो है मैसूर से अलग करा दिया जाता है। ठीक है, मराठा जो है मैसूर से अलग हो जाते हैं। इसके बाद हैदर अली जो है इसकी मृत्यु भी हो जाती, और इसी वॉर में हैदर अली की मृत्यु, वो इतना ज़्यादा घायल हो गया था, इंजर्ड हो गया था कि इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और टीपू सुल्तान अब इसके बाद राजा बन जाता है। अब इसी के बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर भी हो जाती है 1782 में, जो है वॉर को आगे टाल देता है, सजन कर देता है। ठीक है, टेम्परेरी स्टे पे ला देता है, 10 साल के लिए लगभग स्टे पे ला देता है 1782 में। अब इसी 10 साल के बीच में ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल जाता है कि वो अपनी आर्मी को मजबूत कर सके, स्थापित कर सके। ठीक है, अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को देख लेते हैं। तो ब्रिटिश समझ रहे, अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता क्यों, इसको पहले देख लेते हैं कि जो मैसूर रूल था उसको ब्रिटिशर्स अब भारत से अंत करके मैसूर में अपनी रूल स्थापित करना चाहते थे, अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। अब मैसूर आर्मी जो थी वो फ्रेंच के द्वारा ट्रेंड थी, तो ब्रिटिश को ये भी डर था कि मैसूर की जो आर्मी थी वो फ्रेंच से ट्रेंड थी, तो ब्रिटिश को ये भी डर था कि वो लोग अटैक करके फ्रेंच जो थे वो मैसूर का साथ देकर ब्रिटिशर्स पे अटैक कर सकते हैं। तो इसी की वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो डेलिबरेटली जानबूझकर ये वॉर स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो भारत से मैसूर का नामो निशान मिटा सकें। अब कुछ कारण थे वो देख लेते हैं क्यों थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। तो किंगडम ऑफ त्रावणकोर जो था, एक त्रावणकोर एक राज्य था, वो ब्रिटिशर्स का वो दोस्त था। ठीक है, वो उनका फेवर लेता था, जो त्रावणकोर का राजा था। अब टीपू जो था, त्रावणकोर में एक फोर्ट है, किला, उसको खरीदने की अपनी इच्छा जाहिर करता है, लेकिन जो त्रावणकोर का राजा होता है वो उसको बेचने से मना कर देता है। तो टीपू जो होता है इस पे गुस्सा आ जाता है और इसके बाद त्रावणकोर की जो साम्राज्य होता है उस पर हमला कर देता है। ठीक है, अब कॉर्नवालिस को यहाँ पे मौका मिल जाता है। कॉर्नवालिस इस समय भारत का वो बन जाते हैं गवर्नर जनरल। तो कॉर्नवालिस को यहाँ पे इनको मौका मिल जाता है और त्रावणकोर पर कॉर्नवालिस जो हैं ये टीपू पे हमला कर देते हैं। अब टीपू इसमें हार जाता है और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हो जाती है। अब इस ट्रीटी के हिसाब से क्या होता है, जो मैसूर की जो हाफ ऑफ द टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाती है, और जो मैसूर के जो टीपू सुल्तान था इनको जो है 30 लाख रुपए जो है इनको ब्रिटिशर्स को कंपनसेशन के रूप में भी देना पड़ जाता है। अब कॉर्नवालिस यहाँ पे अपनी इतनी ज़्यादा डिप्लोमेसी दिखाता है, कनिंगनेस दिखाता है
कि वो जो फर्टाइल लैंड जितने भी थे मद्रास में, जितने भी फर्टाइल लैंड थे वो सब अपने रख लेता है, जितने अनफर्टाइल लैंड्स थे वो सब मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को दे देता है। तो फर्टाइल लैंड कुछ कुछ जैसे बारोमल थे, डिंडीगुल जो था, और एक मालाबार कोच था। डिंडीगुल में ही जो है हैदर अली ने मॉडर्न आर्सेनल की भी स्थापना की थी। तो डिंडीगुल था और मालाबार, इन लोगों को जो है ब्रिटिशर्स अपने पास रख लेते, कॉर्नवालिस अपने पास रख लेता है। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स एक और डिप्लोमेसी यहाँ पे अपनी दिखाते हैं कि वो लोग इस तरीके से बाउंड्रीज को डिवाइड करते हैं कि जो मराठा हैं, हैदराबाद और मैसूर हैं, इन लोगों के बीच में हमेशा एक कंपटीशन बना रहे। अब इन लोग करते क्या है, मैप में देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले ये मैसूर का राज था, ये मराठास हैं और ये हैदराबाद है। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्क दिख रहा है ये है ब्रिटिशर्स का एरिया, ये डिमार्केट हो जाता है ब्रिटिशर्स को, और ये जो है ये मैसूर का टीपू सुल्तान को मिल जाता है। अब ये इस तरीके से लोग डिवाइड करते हैं, डिमार्केट होता है कि ये मैसूर को चारों तरफ से ये लोग घेर लेते हैं, ताकि मैसूर जो है ये जो नेबरिंग किंगडम्स हैं जो जिनकी इनसे बाउंड्री लगती है, ये लोग इनकी हेल्प ना कर सकें। ठीक है, और मराठास और हैदराबाद में और मैसूर में ये लोग थोड़ी थोड़ी बाउंड्री सटा कर रखते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि ये लोग आपस में, अगर बाउंड्री सटी रहेगी तो ये लोग आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे। तो इसी की वजह से ये लोग एकदम से इन लोगों की बाउंड्री कंटिग्यूअस रखते हैं। एक वर्ड है कंटिग्यूअस, मतलब कि बाउंड्री एक दूसरे से सटी रहती है, तो कंटिग्यूअस रखते हैं, तो ताकि ये लोग, इन लोगों के बीच में एक कंपटीशन हमेशा बना रहे, जिससे। और जो इस समय गवर्नर था कॉर्नवालिस था। अब इसी के बाद, इस वॉर के बाद जो ब्रिटिश गवर्नर था वो बन जाते हैं जॉन शोर, जो है नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी, इंटरवेंशन की पॉलिसी अपना लेते हैं, जो अब मैसूर में कोई भी इंटरवेंशन नहीं करते हैं। अब इसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1799 में एक फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। अब ब्रिटिशर्स का मेन एम हो गया था कि मैसूर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना और निज़ाम को अपने अंदर सबऑर्डिनेट कर देना, और तो मराठास को अपने अंदर, और मराठास को अपने अंडर कर लेना। अब रीज़न क्या थे वॉर के, इसको देख लेते हैं। तो नेपोलियन का एक डर हो गया था इन लोगों के, यूरोपियंस के बीच में, कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो और ब्रिटिशर्स का, नेपोलियन का एक डर भी था, और ब्रिटिशर्स जो थे वो पूरे स्टेट पे कंट्रोल करना चाहते थे। अब इसी समय वेलेस्ली जो थे वो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी ला देते हैं, और लेकिन टीपू सुल्तान जो हैं सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी से अपने आप को, मैसूर को ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स करने के लिए मना कर देते हैं। तो जिसके बाद वेलेस्ली जो हैं जो टीपू सुल्तान को कुछ ब्लेम कर देते हैं, कुछ उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहे थे। तो कुछ ब्लेम थे कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ब्लेम्स थे, उसको देखें। जो टीपू सुल्तान जो है वो नेपोलियन को फ्रेंडली लेटर्स भेज रहा है कि वो नेपोलियन से अपनी दोस्ती करना चाहता है ताकि वो ब्रिटिशर रूल को भारत से हटा सके, और टीपू सुल्तान जो है वो फ्रांस से अपनी मदद भी लेना चाहता है। अब कुछ उसने आर्गूमेंट भी दिए थे ताकि वो इन एलिगेशंस को प्रूव भी कर सके। तो सबसे पहले क्या, जो टीपू सुल्तान जो था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने आर्गूमेंट दिया था। इसके बाद जो है टीपू सुल्तान जो है ट्री ऑफ लिबर्टी को भी लगाया था, ये भी आर्गूमेंट था कि वो फ्रांस का साथ दे रहा है। और टीपू जो है अपने आप को सिविल टीपू और एक जैकोबिन क्लब का सिविल टीपू कहता था, और इसने जैकोबिन क्लब जो फ्रांस में, इसको भी ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, इसी के बाद जो है वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली को एक कारण मिल जाता है ताकि वो ब्रिटिशर्स पे, मैसूर पे हमला कर सके। इसी के बाद 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम में वो हमला कर देता है और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम में मारा जाता है। अब इसके बाद सब्सिडरी अलायंस मैसूर में लागू कर दिया जाता है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।